हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे स्मार्ट स्टडी कैसे करें। जब भी आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की होगी या तैयारी के दौरान भी आप लोगों से मिलते होंगे, बात करते होंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों से भी बात की होगी, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी बात की होगी। सबने आपको कभी ना कभी यही बोला होगा कि आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, वो तो मैंडेटरी है ही, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट स्टडी पे फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्मार्ट स्टडी पे फोकस करने के लिए कैसे करें? कम पढ़ें? जी नहीं, स्मार्ट स्टडी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कम पढ़ना चाहिए। कम पढ़ने से भी नहीं होगा। यूपीएससी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? इस सवाल का आंसर, इसका आंसर एक और क्वेश्चन में पढ़ा है कि क्यों करनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्यों करनी है? वाई डू यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी? सोचा है कभी? उसके दो रीजंस हैं। अब ये दो रीजंस के बारे में जब मैं बताऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्मार्ट स्टडी आपको क्यों करनी है। पहला रीजन है कि यूपीएससी का सिलेबस इज नॉट डिफाइंड। यूपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है। सिलेबस नॉट डिफाइंड। जिस तरीके से वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस डिफाइंड होता है, भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो डिफाइंड होता है, उन्हें पता होता है कितना पढ़ना है, उसमें से ही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिख दिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब ढूंढते रहो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, रिसोर्सेज इन द इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है ना? अब आपको पता कैसे चलेगा? सिलेबस नहीं पता कुछ भी। और सबसे देखो, जो इस एग्जाम की एक नेगेटिव पॉइंट है, वही एक एग्जाम, इस एग्जाम का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं पता कितना पढ़ना है, सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब आपको सिलेबस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो अब ये सोचते हैं कि सिलेबस डिफाइन नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी के ऊपर जितनी किताबें सब पढ़ेंगे, पॉलिटी के ऊपर जितनी किताबें सब पढ़ेंगे। क्यों? उन्हें लगता है सिलेबस डिफाइन नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना? ऐसा होता है ना? 4-4 5-5 किताबें पढ़ेंगे एक ही सब्जेक्ट पे। याद कितना रख पाओगे आप? याद कितना रख पाओगे आप, ये बताओ। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपने कितना पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको रिटेन कर पाए कि नहीं कर पाए, और रिटेन करने के बाद उसको वहां पे जाके प्रेजेंट कर पाए कि नहीं कर पाए एग्जाम में। याद आपने कर लिया लेकिन एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा? ऑप्शंस आप नहीं देख पा रहे उससे, तो क्या फायदा हुआ? लिख नहीं पाना पे इसमें, तो क्या फायदा हुआ उसके पढ़ने का? कोई फायदा नहीं है। तो सिलेबस का ना डिफाइंड होना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको सिलेबस पूरा करना ही नहीं है। सिलेबस आप कुछ भी कर लीजिए, यूपीएससी का सिलेबस आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आप सिलेबस खत्म करेंगे, आपको लगेगा ये भी सिलेबस से रिलेटेड है, ये मैं नहीं पढ़ा। वो करेंगे तो फिर आपको एक और चीज लगेगी सिलेबस से रिलेटेड है। उस चक्कर में आपको फंसना ही नहीं है। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। आपको ट्रेंड्स खोजने हैं कि यूपीएससी किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट चीजें नहीं। पॉलिटी में 400 आर्टिकल्स के आसपास है। कुछ लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लो। अरे भाई, बाकी आर्टिकल्स क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ 100 ही आर्टिकल्स उसमें से इंपॉर्टेंट है? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या वो लोग पागल थे कि उन्होंने 100 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट डाले, बाकी 300 एम डाल दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। डिपेंड करता है किस टाइम की बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए एग्जाम से 3 महीना पहले कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो अब वो आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी वाला आर्टिकल जो है, इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन जो है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्मार्ट स्टडीज की तरफ अभी हम आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा लोग अब यूपीएससी का फॉर्म भरने लगे हैं, या कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम था कभी, लेकिन अब उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है।
नौकरियों की कमी की वजह से कह लो, या ये कह लो कि अब जो गवर्नमेंट जॉब है, खासतौर से आईएएस की जॉब, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कुछ किसी वजह से। उसमें सिनेमा का भी रोल हो सकता है, सोशल मीडिया का भी रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ज़्यादा लोग यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं। अब ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार एक बार ट्राई तो करके देखूं। और यूपीएससी में एक बार ट्राई करने का मतलब है 2-3 साल तक पहले तैयारी करना, उसके बाद एग्जाम देना और 2-3 साल उसमें लग जाना। इतना तो मिनिमम हर कोई सोचता है कि चलो 4-5 साल तो दूंगा ही। ऐसा नहीं है कि बस एक टाइम दूंगा और हो जाएगा। कोई भी इंसान 4-5 साल तो लेकर ही चलता है कि 2 साल पहले तैयारी करूंगा, 1 साल का टाइम का प्रोसीजर होता है, और 1 महीने हुआ तो दूसरा तो दूंगा ही दूंगा, है ना। देना भी चाहिए अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है। अगर पेपर टफ नहीं आएगा तो डेफिनेटली सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगी। इतने ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं तो कट ऑफ ऊपर ना जाए, इसलिए उनको पेपर टफ बनाना पड़ता है। पेपर टफ बनाने के चक्कर में अब क्या होता है, हम लोग फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सिलेबस कवर करने के चक्कर में ज़्यादा पढ़ रहे थे, अब हम पेपर टफ है इसलिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। हम ये सोचते हैं कि एक किताब से काम नहीं चलने वाला, पेपर इतना टफ आ रहा है, इधर उधर से चीज़ें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक ही सब्जेक्ट पे 4-4 किताबें पढ़ेंगे। अगेन वही फिर बात, याद कितना रह पाता आपको। तो स्मार्ट स्टडी हमें क्या करनी है, चाहे हमें सिलेबस कवर करना हो, चाहे हमें टफ जो है, टफनेस जो कंपटीशन पे एग्जाम की जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो गई है, उसको टैकल करना हो, तरीका सिर्फ एक ही है, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करनी कैसे है, हमें पता सिलेबस के बारे में नहीं पता, 400 के 400 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस टाइम पे कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये हम फायदा बता सकते हैं। पिछले 1 साल में जो भी पॉलिटिकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल जो भी इश्यूज रहे हैं करंट अफेयर्स में, उन सबसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ लो। समझ रहे हो, उन सबसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ लो। अगर प्लानिंग कमीशन न्यूज़ में रहा है तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स और जो भी चीज़ें उसके फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें उसकी पावर्स हैं, ये सब देख लो। अगर सपोज करो इलेक्शन कमीशन, जैसा आजकल इलेक्शन कमीशन बहुत चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की पावर, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस, अगर इलेक्शन कमीशन, क्या इलेक्शन कमीशन का कोई डिसीजन चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहेगा, ये सब चीजें देख लो। तो ऑब्वियस सी बात है इनसे क्वेश्चन पूछेगा ना वो। सिलेबस से रिलेटेड आप अपना सिलेबस पढ़ो, पीवाईक्यूज पढ़ो, उनसे रिलेटेड जो चीजें करंट में रही हैं उनका स्टैटिक एस्पेक्ट अब ढूंढो। जैसे गवर्नर के बारे में कभी कभी इशू उठता है, तो गवर्नर को आप स्टैटिक में फिर डेप्थ में पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो सिलेबस बाय डिफॉल्ट वो चीजें कवर हो जाएंगे ये यूपीएससी पूछने वाला है। एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए सबसे पहले। तो एनसीईआरटी टिप्स पे होने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स में आपको स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ज्योग्राफी में आपको कोई बुक की जरूरत पड़ेगी या कोचिंग के नोट्स की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपने अच्छी क्लास की है तो उससे भी काम चल जाएगा अपना आपका, ठीक है। पॉलिटी में आपको पड़ेगी 2 बुक्स की जरूरत पड़ेगी पॉलिटी में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, एनसीईआरटी के अलावा। अब आप देख लीजिए, आप या कोई कोचिंग के नोट्स ऐसे हो जो दोनों को कवर करते हो, या कोई बुक ऐसी हो जो कि दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करती हो। जैसे कि जो आजकल बहुत प्रचलित किताब है वो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है, प्रीलिम्स में तो आपको हेल्प कर देती है, लेकिन मेंस के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है। तो मेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में ऑल एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। इस तरीके से इकोनॉमी आपको कुछ ना कुछ हेल्प पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स भी आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, करंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो ये आपको उसके बाद, मान लीजिए एक बुक की रिक्वायरमेंट है किसी सब्जेक्ट में, वो आपने पढ़ लिया, अब आपको और किताबें नहीं पढ़नी है, अब आपको उसी बुक में, उसी कंटेंट में परफेक्शन लानी है। कैसे लानी है, उन इश्यूज पे फोकस करके जो पिछले 1 साल में रहे हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज में इशू पूछे जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इशू पूछे जाते हैं, उन पे फोकस करो आप। समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यूपीएससी में एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से बच्चे निकलते हैं प्रीलिम्स से भी बाहर, वो है नेगेटिव मार्किंग।
ऐसा कहा जाता है कि आप अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ के गए, वो बेटर है अच्छे से ना पढ़ के जाने से। अगर कोई टॉपिक पढ़ो तो वो इस तरीके से पढ़ो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग दिला सकता है, और यही बच्चों के साथ होता है। आप अगर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको 0 मिलेगा उस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अगर आपने वो टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो क्या होगा, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर केसेस में गलत होता है, और तब क्या होगा, फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो वो आपने मेहनत भी की, लेकिन आपकी खुद की मेहनत आपको एक नंबर पीछे ले गई, या 1/3 मार्क पीछे लेकर चली गई, है ना। ऐसा हुआ ना। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे आप, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछ छूटे। आप 10 टॉपिक और मत कीजिए, आप 8 टॉपिक और कीजिए, लेकिन उस 8 से नहीं पूछने वाला। और ध्यान रहे, यूपीएससी में 40 से 45 क्वेश्चन मैनेजेबल होते हैं हमेशा। जो आपके पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स जो नॉर्मल है उसको करके बहुत आराम से मैनेजेबल होते हैं। अब आपको जो डेप्थ में तैयारी करनी है वो 10 से 15 क्वेश्चन के लिए करनी है। इतनी यूपीएससी कट ऑफ जा रही है 45 के आसपास, जब पेपर टफ आता है तो 45-50, 40 से नीचे भी गई है। है ना, गई है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको चलो 10 और जोड़ लो इसमें, 55 से 60 के बीच में 45 क्वेश्चन तो मैनेजेबल है। 10 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट आप करने की कोशिश करोगे, वो प्रैक्टिस से कॉमन सेंस से हो जाएंगे। जब आप बार बार चीजें रिवाइज करेंगे तो वो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है। क्या कंक्लूड किया हमने, कंक्लूड करते हैं जो जो पढ़ा, कि सिलेबस पूरा चक्कर करने के चक्कर में मत पढ़ना, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। वो चीजें पढ़ो जो यूपीएससी पूछता है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा पीवाईक्यूज पे। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, अगर आपने 15 साल के भी एनालाइज कर लिए ढंग से, तो भी आपका 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा। वो सिलेबस जो कि यूपीएससी पूछने वाली है, वो चीजें समझ रहे हैं। और दूसरा, डिफिकल्टी लेवल के लिए आपको जो पढ़ा है उसी में परफेक्शन लानी है, उसी को बहुत अच्छे से कवर करना है, ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग से बच सके। बस ये दोनों बातों पे ध्यान देना आपको। अगर आपने इन दोनों बातों पे ध्यान दे दिया तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर आपकी स्मार्ट स्टडी ही हो जाएगी। समझ आया। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं है, इतना ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है भी नहीं। ये वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।